सोचिए आप स्मार्टफोन कैमरा के लिए खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ बैटरी और गेमिंग का कर रहे हैं। यूलिप और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में भी कई लोग कुछ ऐसी ही गलती करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन रिटर्न्स और टैक्स पर चला जाता है, जबकि असली सवाल कुछ और होना चाहिए। मैं अपने पैसे से एक्चुअली अचीव क्या करना चाहता हूँ? और शायद इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स को कुछ साल बाद ये रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि डिसीजन लेने से पहले उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट ही क्लियरली डिफाइन नहीं की थी। तो आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि यूलिप रिलेटिवली बेटर ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड रिलेटिवली बेटर ऑप्शन है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी मिस्टेक है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सालों बाद रियलाइज होती है। और अगर उस मिस्टेक को पहले ही समझ लिया जाए तो प्रोडक्ट चूज करना भी काफी आसान हो सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर यूलिप और म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन होती ही क्यों है। कुछ सिमिलैरिटीज तो है। यूलिप्स और कई म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए कंसिडर किया जाता है और दोनों का नाम रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जैसे गोल्स के साथ फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है। एक नया इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो वो अज्यूम कर सकता है कि अगर दोनों प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज होते हैं तो शायद दोनों एक ही काम करते होंगे, बस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा या चार्जेस थोड़े डिफरेंट होंगे। लेकिन रियलिटी थोड़ी और लेयर्ड है। दो प्रोडक्ट्स एक जैसे गोल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका डिजाइन फिलॉसफी भी सेम है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां यूलिप और म्यूचुअल फंड की डिबेट इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है, क्योंकि असली कंपैरिजन रिटर्न का नहीं है, असली कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन का है। और इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से कई इन्वेस्टर्स को पहली बड़ी रियलाइजेशन कुछ साल बाद होती है। वो रियलाइजेशन है फ्लेक्सिबिलिटी की। जब हम इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करते हैं तब हमारा फोकस अक्सर एक ही चीज पर होता है, रिटर्न्स। लेकिन समय के साथ लाइफ सर्कमस्टेंसेस बदल सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, फाइनेंशियल गोल्स अपडेट हो सकते हैं या अचानक पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है। और तब इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। यहीं पर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी हो जाता है। यूलिप्स में जनरली 5 साल का स्टैट्यूटरी लॉक इन होता है, जबकि ज्यादातर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में ऐसा लॉक इन नहीं होता। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जैसे ELSS अपने अलग लॉक इन रूल्स फॉलो करती है। इसीलिए कई इन्वेस्टर्स बाद में रियलाइज करते हैं कि डिसीजन लेते वक्त उन्होंने सिर्फ रिटर्न पोटेंशियल देखा था, लेकिन ये नहीं सोचा कि चेंजिंग लाइफ सिचुएशंस में उनका इन्वेस्टमेंट कितना फ्लेक्सिबल होगा। और जब इन्वेस्टर इस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करता है तब उसे एक और इम्पोर्टेंट बात रियलाइज होती है। शायद उसने इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस को भी एक ही नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। और यहीं से आती है दूसरी बड़ी रियलाइजेशन। यूलिप और म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन इतनी कॉमन इसीलिए भी है क्योंकि दोनों में इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट होता है, लेकिन दोनों को सेम समझने में कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इग्नोर हो जाता है। म्यूचुअल फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिंग है, वही यूलिप इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस कंपोनेंट भी इंक्लूड करता है। पहली बार सुनने पर यह कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव लग सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर एक ही प्रोडक्ट दो अलग ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस कर रहा है तो शायद डिसीजन और आसान हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग में चीजें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। इन्वेस्टर्स कुछ सालों बाद रियलाइज करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट को गलत तरीके से इवैल्यूएट किया था। प्रोडक्ट ने शायद वही काम किया जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था, लेकिन इन्वेस्टर उसे किसी और एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा था। और यही एक सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट गोल जरूर है, लेकिन दोनों हमेशा एक ही गोल नहीं होते। दोनों प्रोडक्ट्स अलग ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करते हैं। इसीलिए कंपैरिजन करते वक्त पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है या दोनों का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ से डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लीजिए दो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों एक ही दिन एक ही प्रोडक्ट में और लगभग एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद जब आप उन दोनों से बात करते हैं तो हो सकता है एक इन्वेस्टर अपने डिसीजन से
पूरी तरह सेटिस्फाइड हो। वहीं दूसरा इन्वेस्टर सोचे कि उसकी जरूरत के हिसाब से शायद कोई और ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होता। ऐसा क्यों? कई बार इसका जवाब प्रोडक्ट में नहीं बल्कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स में छुपा होता है। हो सकता है पहले इन्वेस्टर के गोल्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ मैच कर गए हो, वहीं दूसरे इन्वेस्टर की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज या जरूरतें समय के साथ बदल गई हो। इसीलिए किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सिर्फ उसके फीचर्स या रिटर्न्स के बेसिस पर जज करना काफी नहीं होता। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो आपकी जरूरत और गोल्स के हिसाब से कितना सूटेबल है। अब तक की पूरी डिस्कशन को अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो शायद सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं होती कि किसी इन्वेस्टर ने यूलिप चूज किया या म्यूचुअल फंड चूज किया। सबसे बड़ी मिस्टेक उससे भी पहले हो जाती है, और वो मिस्टेक ये होती है कि इन्वेस्टर प्रोडक्ट को समझे बिना उसका डिसीजन ले लेते हैं या फिर सिर्फ उसके बेनिफिट्स देखकर इन्वेस्ट कर लेते हैं, बिना ये समझे कि उस बेनिफिट के बदले उसे किस तरह के ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये ट्रेड ऑफ्स लिक्विडिटी, लॉक इन, इंश्योरेंस कवर, कॉस्ट्स और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फैक्टर्स से जज हो सकते हैं। हर प्रोडक्ट इन एस्पेक्ट्स में अलग तरीके से डिजाइन किया गया होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स अक्सर प्रोडक्ट कंपेयर करने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं। वो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट का सिलेक्शन उसके बाद आता है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स का सीक्वेंस अक्सर उल्टा होता है। अगर आप इंटरनेट पर यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड सर्च करेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे जहां डिस्कशंस यूजुअली एक ही सवाल के अराउंड घूमता है, बेटर कौन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स काफी सालों से इन्वेस्टिंग की जर्नी में है, उनमें से बहुत से लोग बाद में रियलाइज करते हैं कि शायद ये सही सवाल था ही नहीं। इसीलिए शायद डिसीजन लेने से पहले हमें एक दूसरा सवाल पूछना चाहिए, मैं अपने पैसे से एक्चुअली अचीव क्या करना चाहता हूँ, और उससे भी इम्पोर्टेंट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं कौन से ट्रेड ऑफ्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जब इन सवालों के आंसर्स क्लियर होने लगते हैं तब कंपैरिजन भी सिंपल हो जाता है। फिर डिसीजन सिर्फ यूलिप और म्यूचुअल फंड के बीच नहीं रहता। डिसीजन ये बन जाता है कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सूटेबल है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।